प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, इलानॉमिक्स के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं ईला पटनायक, अर्थशास्त्री, और आज हम बात करेंगे कृषि में जो सुधार हो रहे हैं और उसमें एक जो नवीनतम सुधार है उसके बारे में। ईला जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, जो आप अपना कॉलम लिखती हैं उसे बताती भी हैं, और उसकी चर्चा हम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे एक नया अध्यादेश लाया है जो कि कृषि सुधारों की कड़ी में एक नई कड़ी है। पिछले दिनों में कई घोषणाएं हुई मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें मंडियों में सुधार हुआ और जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज वाले कानून अधिनियम में सुधार हुआ, और ये उसकी तीसरी कड़ी है, यूं कह सकते हैं। तो थोड़ा विस्तार में बताएंगी कि ये जो सुधार है ये किस ओर ले जाएगा कृषि को, क्या सुधार है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑर्डिनेंस लाया गया है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि हम आज डिसाइड कर लें, फार्मर और जो भी कंपनी या हाउस होल्ड या रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए फार्मर के साथ और डिसाइड कर ले कि हमें कौन सी चीज खरीदनी है और कितने प्राइस पे खरीदनी है। अभी ये होता है कि अगर जैसे मैं टमाटो केचप बनाती हूँ या जैम बनाती हूँ या ऑरेंज जूस बनाती हूँ या कोई भी ऐसी कंपनी हूँ जो कि जानती है कि उसको किस तरह की स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली फार्मर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। कुछ स्टेट्स ने कोशिश की है पर पूरी तरह ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। अब इस ऑर्डिनेंस के साथ ये पॉसिबल हो जाएगा कि डायरेक्टली बिना किसी ट्रेडर के थ्रू गए हुए, बिना किसी एपीएमसी के थ्रू गए हुए, अब डायरेक्टली कोई कंपनी टाई अप कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है किसी फार्मर के साथ कि तुम इस तरह का संतरा या इस तरह का रसेट पोटैटो जो चिप्स बनाने वाला आलू है, या इतने दाम पर इतने दिनों बाद मुझे लेटेस्ट दोगे। तो अगर किसी चीज का इस्तेमाल वो कंपनी रेगुलरली करती है तो इसमें दोनों तरफ का फायदा है। एक तो ट्रेडर का इंटरमीडिएशन कट होता है, उसकी मोनोपोली हटती है। ये नहीं है कि वो बीच में, नहीं तो वो कोशिश करता है कि फार्मर को कम मिले और कंपनी या बायर जो है, कंज्यूमर जो है, वो ज्यादा दे। यानी बिचौलिए का रोल थोड़ा कम हो जाएगा या बिल्कुल ही हट जाएगा अगर ये बिल्कुल अच्छे से लागू हुआ तो। हाँ, एक तो ये बात है कि उसका मार्जिन की बात, पर दूसरी तरफ ये कंपनीज भी एंटर नहीं करती थी इस मार्केट को या ऐसी प्रोडक्शन ज्यादा, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं होती थी कि चीज मिलेगी। फार्मर भी उन चीजों को उतना नहीं उगाता था, इवन अगर डिमांड बढ़ रही हो, क्योंकि अगर डिमांड फ्लक्चुएट कर रही होती और प्राइस ऊपर नीचे जाता होता तो वो उसको तो किसान को तो उसी दाम पे बेचना पड़ेगा ना, जो उस दिन का दाम है, जो एपीएमसी में उस दिन खरीदा जा रहा है। तो चाहे इस तरह से सोचा जाए कि किसान को क्या फायदा होता है, या इस तरह से सोचा जाए कि उपभोक्ता को क्या फायदा होता है, कंपनी को क्या फायदा होता है, इससे सबको ये फ्रीडम मिल जाती है कि वो डायरेक्टली ये काम एंड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकें जो अभी तक अलाउड नहीं था। एपीएमसी की बहुत बात होती थी और ये कहा कि उसको इम्प्रूव किया गया ताकि किसानों के हक जो है वो ना मारा जाए, उसको फेयर प्राइस मिले। हालांकि एपीएमसी में मंडी की डेफिनेशन और उसको लेके अभी भी आप जैसा कहती हैं कि कुछ समस्याएं हैं। तो क्या जब ये कानून बन गया, ये ऑर्डिनेंस आ गया, कानून बन जाएगा, तो क्या आप एक बहुत मेजर परसेंटेज ऑफ फार्मर्स मानती हैं जो शिफ्ट करेंगे उसकी ओर, या अभी भी मंडी पर आधारित कृषि काफी देर तक रहेगी? देखिए, हर चेंज जो आता है वो धीरे धीरे आता है। 70 साल से हम एक रिजीम के अंडर रह रहे थे। 60s 70s में सब जगह दुनिया भर में ये एपीएमसी का कॉन्सेप्ट मार्केट्स बनाने के लिए किया गया, पर धीरे धीरे वो चेंज हो गया कि वही मार्केट्स की मोनोपोली बन गई, उन ट्रेडर्स की मोनोपोली बन गई। जहां पर और देशों में ये हटाया गया है, जैसे न्यूजीलैंड में हटाया गया है, तो उधर काफी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। तो आप देखेंगे, मैंने न्यूजीलैंड का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि एक जैसे न्यूजीलैंड लैम्प मिलता है, वो आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा। वो क्योंकि इतनी फ्रीडम दे दी गई कि लोग उसको एक्सपोर्ट कर पाए, सर्टेनिटी हो पाए। तो जहां जहां ये देखा गया कि ये लॉज, इस तरह के रेस्ट्रिक्टिव लॉज हट गए, धीरे धीरे लोग बिजनेस में जब पैसा लगाएंगे, जब वो सप्लाई चेन्स बनाएंगे, तब किसान उस चेन में आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट होगा,
परंतु कुछ दिनों में ये जरूर होगा, कुछ सीजन्स में, कुछ सालों में ये जरूर होगा, क्योंकि हमको 70 साल की जो लेगेसी थी उससे हटना है। लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना है कि सरकार फिर से इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है। वो देखना चाहेंगे कि ये पार्लियामेंट्री लॉ बनता है, क्योंकि इनिशियली जब कोई भी चेंज आता है तो ज़रूर ऐसा होता है कि कुछ प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाते हैं, या ट्रेडर्स अपोज करते हैं, या कहीं ना कहीं से इनकम्बेंट्स जो परेशान होते हैं, जो पुराने सिस्टम में फ़ायदा जिनको हो रहा था, वो लोग पुश बैक करेंगे। अब ये देखना है कि सरकार उनके प्रेशर में ना आ जाए और पुश बैक ना होने दे, तभी लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम अगर ये बिजनेस बनाते हैं, इस नए लीगल फ्रेमवर्क के आधार पर अगर हम ये बिजनेस बनाते हैं तो ये बदलेगा नहीं, तभी वो पैसा लगाएंगे उसमें। तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जी, आपने कहा कि कुछ जगह भारत में भी ये शुरू हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब जैसे राज्यों में, जो कि खुशहाल कृषि राज्य हैं, वहाँ ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे शुरू हुआ। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, उससे क्या लगता है कि ये वाकई वे फॉरवर्ड है? क्योंकि इससे किसान का तो फायदा है, क्योंकि जिस दिन वो फसल बो रहा है उसी दिन उसे पता है उसे किसे बेचना है। उसका मतलब उसको फसल किसको बेचना है वो सिरदर्द खत्म, अगर उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जी बिल्कुल, कुछ कंपनीज ने अभी अनाउंसमेंट्स भी करने शुरू कर दिए हैं कि जैसे इंडिया से वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होंगी। अब आप सोचिए, हमारा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट के लिए बहुत आइडियल है। तो हमारे पास लेबर बहुत है, लेबर इंटेंसिव होता है वेजिटेबल और फूड फ्रूट का प्रोडक्शन। फल और सब्जी में ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है, जबकि जो वीट तो वो थ्रेशर से लेके अलग तरह के ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में वो उस तरह से बड़े बड़े खेतों में उगाए जा सकते हैं। मैकेनाइजेशन से सब कुछ हो जाता है। हाँ, जबकि फल और सब्जी में बहुत लेबर इंटेंसिव होता है। तो हमारे पास एक्चुअली सभी जो भी नेचर से मिल सकता था वो हमारे पास है। हमने उसको रोका हुआ था। तो अभी तक जो एक्सपीरियंस है, जहाँ पर वो अलाउ होता है तो वहाँ तो फायदा होता है, लोग बहुत कंपनी का भी फायदा होता है। अब जिस तरह से अगर आप देखें तो 25 साल पहले कोई जूस का मार्केट इतना नहीं था, अब जगह जगह जूस मिलता है। तो जो जूस के लिए फल होते हैं वो कई बार स्पेसिफिक तरह के होते हैं और उनको प्रिक्योर किया जाता है। उसी तरह चाहे चिप्स हो, चाहे और तरह के रेस्टोरेंट्स को, अगर कोई ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट बनाता है तो उसको उस तरह का खाना चाहिए होता है। कई लोग जो हैं वो लोकल रीजनल वैरायटी बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, हमारे पहाड़ का खाना खाइए, पहाड़ के खाने में इस तरह की दाल है, और वो उस दाल को यूज करना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी ये अलाउ होता है, तो अभी तक तो यही एक्सपीरियंस है कि दोनों तरफ को सर्टेनिटी मिलती है, दोनों तरफ दोनों को प्राइस में भी, क्वांटिटी में भी और प्राइस में भी उनका फायदा होता है। और क्वालिटी भी, क्योंकि उनको जो ब्रांड या जिस किस्म का आलू चाहिए, या जिस किस्म का कीनू चाहिए, या जिस किस्म का फल चाहिए जूस बनाने के लिए, वो मिलता है। तो किसान का भी फायदा है आपके हिसाब से, और एंड जो मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएगा उसका भी फायदा है। जी बिल्कुल। बिचौलिए जो बीच के ट्रेडर्स हैं जो कि मंडी को डोमिनेट करते हैं, क्या वो चुप रहेंगे इस बात को सोच के? अब ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि कई बार कई स्टेट्स ने कोशिश की कि एपीएमसी लॉज को जैसे चेंज किया जाए या कहीं किसी तरह से अलाउ किया जाए, और उनको ट्रेडर्स का पुशबैक मिला, और ट्रेडर्स के पुशबैक की वजह से वो पीछे हट गए। अब सरकार की कितनी कमिटमेंट है इस इशू पर कि वो आगे तक अपनी कमिटमेंट दिखाए, स्टेट्स कोऑपरेट करें, उनको साथ में ले और उनको लेके आगे बढ़े, तो एक ये बहुत सही रास्ता है फार्मर्स इनकम इम्प्रूव करने का। बल्कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये है कि जहां पर उन्होंने ये ट्राई किया तो उनको रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, एपीएमसी लॉज हटा दिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की, तो उनको सब्सिडीज नहीं देनी पड़ती हैं। सब्सिडीज का जो कल्चर है हमारे कृषि में, कि हर चीज में, चाहे बिजली में हो, पानी में हो, फर्टिलाइजर में हो, या फिर जब खरीदारी करते हैं, जब चावल और गेहूं खरीदते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, तो इन अ वे फूड सब्सिडी जब देते हैं तो पूरा कल्चर एक सब्सिडी का है। उसको उससे हटकर, और उसमें किसान गरीब ही रहता है, तो उससे हटकर उसको कैसे हायर इनकम दें,
बिना उस तरह की सब्सिडीज दिए। तो एक यही रास्ता है। अब अगर सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कमिटेड हैं और ट्रेडर लॉबीज और ये सब जो पहले इसको पुशबैक कर पा रहे थे उनको ना पुशबैक करने दें, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कोई लूप होल देखती हैं इस ऑर्डिनेंस में? क्या कुछ पेच अभी भी बचे हैं या कुछ और इसको ट्वीकिंग की जरूरत है? क्योंकि हमेशा हम जो एक बहुत अच्छा आइडिया लेके चलते हैं उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है तो जो उसको डिरेल कर सकती है। हाँ, तो इसमें एक दो छोटे छोटे लूप होल्स हैं कि जैसे कि अगर डिस्प्यूट होता है तो वो रेजोल्यूशन कौन करता है। तो नॉर्मली जो होगा कि अगर इसमें है कि एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो रेजोल्यूशन करेगा डिस्ट्रिक्ट का। अब अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे आम खरीदना चाहूँ, केसर खरीदना चाहूँ गुजरात से, तो मैं हिचकिचाऊंगी उस बात से, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर मुझे क्वालिटी वो नहीं मिलती जो मैं खरीद रही थी, या मैं टाइम पे डिलीवरी नहीं होती, या जो भी डिस्प्यूट होता है उसको मैं जुडिशरी के पास नहीं ले जा सकती। जुडिशरी के बड़े स्टेट प्रोसीजर्स होते हैं, काम करने का तरीका होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके बदले हमें वहाँ के लोकल एसडीएम के पास जाना होगा। तो एक तो ये एक तरह से सरकार को थोड़ा, एसडीएम के प्रोसीजर्स भी थोड़े आर्बिट्ररी होते हैं, वो कोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल जुडिशरी की कोर्ट्स नहीं होती हैं। तो एक तो ये सवाल आता है। दूसरा एक और लूप होल जो इसमें नजर आता है वो ये है कि सरकार सुओ मोटो कुछ कर सकती है, एक्शन ले सकती है। तो दो पार्टीज अगर सेटिस्फाइड आपस में हैं तो एक थर्ड पार्टी को एक्शन लेने का हक देना, उसमें इंटरफेरेंस है। और पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि 70 साल से हम एक ऐसी रिजीम में रह रहे थे जहां बार बार सरकार की इंटरफेरेंस होती थी। तो ये शायद वक्त है कि थोड़ा अलग एक्सट्रीम पे चले जाएं, कि हम कहें कि नहीं, सरकार बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, ताकि ऐसा कोई इंस्टेंसेस शुरू ना हो जाए। मतलब एक तरफ तो हम ये लेके चलते हैं कि सरकार की इंटेंशन सही है, ऐसा नहीं होगा, परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लोकल लेवल पे, किसी स्टेट लेवल पे जबरदस्ती इंटरफेरेंस होने लगता है। और अगर इंटरफेरेंस हुआ तो बिजनेस का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जो जो इसमें पैसा लगाएंगे उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कि हाँ, लगेगा कि फिर से वही कर रहे हैं जो कर रहे थे। तो ये थोड़े से लूप होल्स हैं। अब ये जब पार्लियामेंट जाएगा इनैक्ट होने के लिए, टेबल होगा पार्लियामेंट में, अभी इस वक्त तो ये ऑर्डिनेंस है, तो उस वक्त इनको हटाया जा सकता है और ये और फेयर बनाया जा सकता है। आपने बात की कि जो इंटरफेरेंस है उस और वो इंटरफेरेंस हमें इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन के बाद भी दिखा कि किस तरह से सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन के बाद सरकार की इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं दिखती है। तो वो एक शक और शुबा आपके मन में है और कि वो दूर होना चाहिए। तो दूसरा सवाल या दूसरी बात जो कि क्योंकि कृषि में सुधार अब आया है इतने सालों बाद, तो क्या ये जो कॉम्पोजिट पैकेज है सुधार का, ये जो कई तरह के कई कदम जो उठाए सरकार ने, उससे वाकई आप सोचते हैं, आप जान लगता है आपको कि भारतीय कृषि की रूपरेखा और रंग रूप दोनों बदलेगा? बहुत सही स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स को काफी समय से डिस्कस किया जा रहा था। इनफैक्ट 2001 का एक डॉक्यूमेंट मैंने देखा, बीजेपी की इकोनॉमिक रेजोल्यूशन, एक कमेटी थी जिसमें श्री नरेंद्र मोदी भी मेंबर थे। एक कमेटी बीजेपी ने बनाई थी कि कृषि में क्या सुधार होना चाहिए। ये फ्रीडम फार्मर को ये देना, फ्रीडम देना कि वो अपनी चीज बेच सके, किसी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सके, ये उसमें तब से मतलब ट्राई किया जा रहा है। अब इसमें और बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगेन वो फार्मर की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों ऑर्डिनेंस मेजर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और अगर इसी डायरेक्शन में जाते गए तो हमको एक एग्रीकल्चर का, हमारे कृषि का पूरा जो नेचर है, पूरा कैरेक्टर है, वो बदल सकता है। कि हम जो किसान को सब्सिडीज पे और मतलब डोल उसको दे रहे हैं, उस पर हमने उसको निर्भर कर दिया है, उसके बदले किसान दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है। और हमारी पूरी मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केट्स जो अभी तक हमने ऐसे जकड़ के जिनको रखा हुआ था, उनको हम
इन स्टेप्स और इनके जैसे और कई स्टेप्स के साथ कंप्लीटली फ्री अप कर सकते हैं और उससे फार्मर का इनकम डबल से कई गुना ज्यादा होगा। पर इस पे लगे रहना होगा सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स की कोऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, कोल्ड स्टोरेजेस और रोड्स, पानी, सब कुछ देने के साथ में एक स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस पे अडिग रहे तो ये कृषि के लिए बहुत बड़ा एक बदलाव हो सकता है। इला जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इलानॉमिक्स में, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और द प्रिंट पे जो हमारे इंटरव्यूज हैं उन्हें देखते रहें। नमस्कार। Thank you.